गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 रीड करेंगे। हमने पढ़ा था कि तीनों क्षेत्रकों की तुलना हम कैसे करते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक के रूप में। अब हम इनकी तुलना के लिए देखते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक के विविध जो उत्पाद हैं, जितना उत्पादन किया जा रहा है, कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रकों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्रक में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्रक में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या एक से अधिक क्षेत्रक प्रदान होते हैं, यानी कितने लोग उस क्षेत्रक में काम कर रहे हैं। उस अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन रोजगार की दृष्टि से एक से अधिक क्षेत्रक उसके अंदर हो सकते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रक अपेक्षाकृत छोटे आकार के भी होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं, कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। हमें ऐसा लगता है कि जितना भी उत्पादन किया जा रहा है, हजारों लाखों वस्तुओं की गणना कैसे करेंगे, ये असंभव है। लेकिन यह न केवल वर्हित यानी व्यापक कार्य है, बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों, कंप्यूटरों, किलों और फर्नीचरों की संख्या का क्षेत्रफल कैसे कर सकते हैं, योगफल कैसे कर सकते हैं। यह अत्यंत बेतुकी बात है। अब किले जहाँ बनाई जा रही हैं वह हजारों लाखों की संख्या में किले बन रही हैं, लेकिन उनका योगफल कैसे किया जाएगा, ये बेतुकी बात है, क्योंकि उसको हम क्विंटल में काउंट कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही सोचते हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए कि इस रेट में इतने वेट के हिसाब से ये वस्तु होगी। जैसे यदि कि 10,000 किलोग्राम गेहूँ 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूं का मूल्य 80,000 रुपये होगा। 10 रुपये प्रति नारियल की दर से अगर 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपये होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त होता है। ध्यान रखें कि यहाँ एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की ज़रूरत नहीं है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य बनता है। जितना उत्पादन हो रहा है या बेची गई हैं, वो वस्तुएं कभी भी काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती। अंतिम वस्तु और सेवा की गणना करने का औचित्य है। एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ बेचता है। मिल में गेहूँ की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी, तेल जैसी चीज़ों का उपयोग भी करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है, तो वह बाज़ार में उपभोक्ताओं को 60 रुपये में यानी 15 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बेचती है। 10 रुपये आटा लेकर के बिस्कुट कंपनी और 15 रुपये के हिसाब से टोटल उस बिस्कुट को प्रति पैकेट के हिसाब से बेच रही है। तो अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है, इसलिए उस अंतिम उत्पाद की गणना की जाती है। अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुँचती है उसको काउंट करना होता है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है। दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं को मूल्य पहले से ही शामिल होता है कि इसका तेल का रेट ये है, आटे का रेट ये है, हर चीज़ का रेट उसके अंदर काउंट हो जाता है। तो बिस्कुट अंतिम उत्पाद है जो कि उसके मूल्य के हिसाब से 60 रुपये में पहले से ही आटे का मूल्य 10 रुपये शामिल है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होता है। अतः गेहूं और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है, क्योंकि हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं, पहले गेहूँ के रूप में, फिर आटा के रूप में और अंततः अंतिम वस्तु बिस्कुट के रूप में उसके मूल्य की गणना करते हैं। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्राप्त करता है कि उस वर्ष के अंदर कुल जो उत्पादन हुआ वो इतना हुआ।
तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों का जो योग होता है, इस योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष के उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है कि इस वर्ष इतना उत्पादन किया और इस सेवा के बदले में ये इसका मूल्य हुआ। इसको जीडीपी अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। जीडीपी ये बताता है कि इस वर्ष उत्पादन कितना हुआ। भारत में जीडीपी मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या, उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है और तब जीडीपी का अनुमान करता है।